दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे शब्द रचना। शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इनकी परिभाषा, इनके भेद, इनके नियम ये सभी हम पढ़ चुके हैं। इन सबसे परे आज हम लेकर आए हैं संधि और समास की एक बेहतरीन ट्रिक, जिससे परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा जाए संधि और समास से संबंधित कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सा समास है, तो इस ट्रिक के माध्यम से मात्र सेकंड भर में आप उस उत्तर को पहचान सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। संधि और समास दोनों की ही ट्रिक हम एक ही क्लास में देखेंगे। संधि यानी कि मेल। जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में जहाँ स्वर के साथ स्वर का मेल हो वहाँ स्वर संधि, दोनों साइड में स्वर होना चाहिए तब स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि में एक साइड में व्यंजन हो, चाहे दूसरी साइड में स्वर हो चाहे व्यंजन, वहाँ व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में एक साइड में विसर्ग होगा और दूसरी साइड में चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वहाँ विसर्ग संधि होती है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे विद्यालय, वर्ण विन्यास आता होगा तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे विद्या प्लस आलय, यहाँ पर क्या है, ध्यान नहीं है, यहाँ पर है आ। क्या है यहाँ पे? आ प्लस आ, यानी कि यहाँ क्या है, स्वर हैं, तो स्वर प्लस स्वर यानी कि स्वर संधि। सदाचार यानी सत प्लस आचार, ये सत ये क्या है, व्यंजन है, और ये स्वर है, यानी व्यंजन और स्वर का मेल होगा तो व्यंजन संधि। परिच्छेद, पर प्लस छेद, यहाँ पर क्या होगा, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। जैसे निष्कपट, तो निह प्लस कपट, यहाँ पे क्या है, विसर्ग, विसर्ग के साथ ये व्यंजन का मेल हो रहा है तो क्या है, विसर्ग संधि। दुशासन, दुशासन, ये क्या है, विसर्ग और व्यंजन। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। ठीक, इसकी ट्रिक हम आगे देखेंगे। पहले हम इनको देखते हैं कि इन्हें हम कैसे पहचानेंगे। दीर्घ, ये हैं हमारे 11 स्वर, अ आ ई ओ उ रे ए ऐ ओ औ, ये हैं हमारे 11 स्वर, और हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर संधि के भेद। ठीक, अब है सबसे पहले दीर्घ। क्रम यही रखना है, सबसे पहले हम दीर्घ को देखेंगे। दीर्घ संधि में आता है आ ई उ रे, आ ई उ रे। देखिए, आ ई उ और रे, ठीक है। रे से पहले के आ ई उ और रे यहाँ तक के दीर्घ संधि में आते हैं। अगर आपको एक शब्द मिले और पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, हिमालय आ, कपीश ई, वधूत्सव उ, पितृ रे, माया आ, नदीश ई, तो ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यानी कि कौन से वर्ड आने चाहिए, आ ई उ रे। अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, ए और ओ, ए और ओ, और साथ में अर, ए ओ अर। तो रे से आगे चलते हैं, रे का तो कर देंगे अर, रे का क्या कर देंगे, अर, और फिर ए और ओ, ये दोनों किस में चले जाएंगे, गुण संधि में। जैसे रमेश ए, चंद्रोदय ओ, सप्तर्षि रे, अर, ठीक है ना, तो ये हो गए गुण संधि। अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी कि बड़ा, वृद्धि संधि यानी कि बड़ा, यानी आगे चल के बढ़ गया, वो बढ़ गया, तो लास्ट में यही तो बचे, ए और ओ, है ना, ए और ओ। मतैक्य, वनौषध, सदैव, यहाँ पे ए ओ ए, ये क्या है, वृद्धि संधि। ये क्लियर हो गया होगा। दीर्घ, गुण और वृद्धि, इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं ये यहाँ पे है ही हैं, ठीक है, और इनकी पहचान भी। उसके बाद देखते हैं हम यड़ संधि। यड़ संधि के जो भी नियम हैं उन्हें आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको ट्रिक बता रहे हैं। यड़ संधि में क्या होता है, यड़, य से य व र, य व र, इनसे पहले आधा अक्षर होता है, इनसे पहले आधा अक्षर होता है। य को वैसे भी अर्ध स्वर कहा जाता है ना, तो आधा अक्षर होता है, अर्ध यानी आधा अक्षर होता है। जैसे अत्यल्प, स्वागत, वध्वागमन, पित्राज्ञा। अब देखिए, अत्यल्प यह है, ये य से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर, व से पहले आधा अक्षर, र से पहले आधा अक्षर यानी कि त। यड़ संधि में क्या होता है, य व र से पहले आधा अक्षर होता है। अयादि संधि में क्या होता है, अयादि यानी कि अय, अयादि यानी कि अय, अय यानी कि आय, अय और आय हो गया। अब य के बाद आता है व, तो क्या हो गया, अव और आव। इसमें ये होता है, यानी कि नयन, तो यहाँ पे क्या है, अय। नायक, आय। पवन, अव। पावक, आव। श्रवण, अव। पवित्र, पव, अव। भवन, अव। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अय, आय, अव, आव।
ये आ रहा है ना। दूसरी ट्रिक क्या है कि अयादी संधि के जो स्वर जो शब्द होते हैं, अयादी संधि के जो शब्द होते हैं वो प्रायः 3 अक्षरों के होते हैं। देखिए, नयन, नायक, पवन, पावक, श्रवण, पवित्र, भवन, ये 3 वर्णों के ही तो शब्द हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम इसकी ट्रिक। आपको बस 3 से 4 बार ये पढ़ लेना है। दी ग व यादी, दी ग व यादी, दी से दीर्घ, ग से गुण, व से वृद्धि, यण से य से यण संधि और अयादी, यहाँ से यादी से अयादी। ठीक, दी ग व यादी, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो ये आपको 5 के नाम याद रहेंगे क्योंकि इनका पहला अक्षर आपको यहाँ मिल जाएगा। दूसरा, ये जो हमने अभी ऊपर क्रम देखा था, आ ई उ रे, ये दीर्घ संधि में जा रहे हैं इसमें, और इसमें ए ओ अर जा रहा है। वृद्धि में बड़ी ए और बड़ा ओ जा रहा है। इस तरह से आपको क्रम मिल जाएगा। यड़ में जो यवर होंगे उससे पहले आधा अक्षर होगा, और अयादी में क्या होगा, अय आय अव आव। ठीक है ना। तो ये हमारी ट्रिक है दी ग व यादी। अब देखते हैं हम समास। समास क्या है, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर क्या होता है, संक्षिप्त हो जाते हैं और उनसे बनता है एक नया शब्द, एक सार्थक शब्द, उसे समास कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो ये जो गुरु दक्षिणा है इसको संक्षेप करके लिखा गया गुरु दक्षिणा, तो ये क्या है, समास। और ये क्या है, समास विग्रह। इसके भेद देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कुल भेद 6 होते हैं, मूल भेद 4 होते हैं। अत द्व व, मूल भेद ट्रिक है अत द्व व। अब हम देखते हैं इनको पहचानने की ट्रिक। अव्ययी भाव समास, अ यानी जो हमारी वर्णमाला है अ सबसे पहले आता है, पूर्व आता है, तो अव्यय में पूर्व पद प्रधान होता है। पहले तो ये ट्रिक। दूसरी ट्रिक, तत्पुरुष समास, तत् प्लस पुरुष, तत् प्लस पुरुष। पुरुष उत्तर पद में आ रहा है। प्रथम पद हो गया हमारा तत्, दूसरा पद हो गया पुरुष, यानी कि जो उत्तर पद है वो हमारा क्या है, प्रधान। तत्पुरुष के ही भेद हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, तो इन दोनों के भी उत्तर पद ही प्रधान हैं क्योंकि तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान है। इन तीनों में उत्तर पद प्रधान है। इसकी ट्रिक हम आगे देखते हैं। द्वंद्व समास, दोनों द्व और द्व ये दोनों समान हैं, तो दोनों ही पद इसमें प्रधान हैं। दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों का अपना अस्तित्व है, जैसे माता पिता, भाई बहन। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि बहुत बड़ा, एक तो इसका पद बड़ा होता है पहली चीज़। दूसरी चीज़ बहुव्रीहि यानी बहुत बोल लिया, बहु से बहुत और व्रीहि से बहुत बोल लिया, बहुत बोल लिया। तुम दोनों में से कोई नहीं अन्य, तुम दोनों में से कोई नहीं अन्य, क्योंकि ये बहुत बोलता है। कोई पद प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। देखिए, मूल समास अत द्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। एक तो ये हो गया मूल समास 4 हो गए। तत्पुरुष, हमें एग्जाम में ये फाइंड आउट करना होता है कि जो तत्पुरुष समास है उसके भेद। ये जो कर्मधारय समास है ये किसका भेद है, ठीक है ना, किसका भेद है, ये अगर क्वेश्चन में आता है तो देखिए, तत्पुरुष, तत् प्लस पुरुष। पुरुष क्या है, लास्ट वाला है, तो पुरुष प्रधान है पहली चीज़। दूसरी चीज़, पुरुष है तो कर्म करेगा, पुरुष है तो कर्म करेगा, तो कर्मधारय किसका भेद है, पुरुष का। और गणित आना चाहिए, ग से गणित यानी द्विगु समास, द्विगु समास यानी गणित आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि पुरुष है तो कर्म करेगा, कर्म करेगा तो उसे हिसाब किताब भी रखना चाहिए, और हिसाब किताब रखने के लिए गणित आना चाहिए। अब हम समास के भेद देखते हैं। समास के भेद कितने होते हैं, 6। कैसे, समास, समास में कितने हैं, कितने वर्ण हैं, 1 2 3, 3 हैं, तो 3 का दूना कर दीजिए, कितने हो गए, 6। समास के कितने भेद हैं, 6। अब पहचानेंगे कैसे, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में बताया था पूर्व पद प्रधान होता है, अ सबसे पहले आता है तो पूर्व पद प्रधान। और अव्ययी भाव में क्या होता है, यथा, भर, प्रति, हर, अनु, ठीक है, इनसे शुरू होते हैं, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में, कर्मधारय और द्विगु इन्हीं का भेद है। इसमें इसकी पहचान है कि तत्पुरुष में परसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे मतदाता तो मत को देने वाला, तो मत को यहाँ पे लोप हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो के लिए लोप हो गया, है ना। तो ध्यान रखेंगे कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो होते हैं तत्पुरुष समास में और उनका लोप हो जाता है। फिर आता है इसी का भेद कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, जो हमने विशेषण में पढ़ा था। नीलकमल, नीला है कमल। अधपका, आधा है पका। महापुरुष, महान है जो पुरुष है ना, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता, पक्के की विशेषता और पुरुष की विशेषता। द्विगु समास में क्या है, इसमें गणित होता है, ग से गणित, निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे पंचामृत, सप्तर्षि, नवरत्न, क्या है ये, संख्याएं हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्व द्व, दोनों ही पद प्रधान हैं।
जैसे राधा कृष्ण, माता पिता, भला बुरा, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है अलग अलग। राधा का भी, कृष्ण का भी, माता का भी, पिता का भी, भला भी बुरा भी, इन सब का अलग अलग अस्तित्व है। दोनों पद प्रधान हैं। बहुव्रीहि यानी बहुत बोल लिया, तुम दोनों में से कोई नहीं। इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं, अन्य पद प्रधान। जैसे दशानन, दशानन किसको बोलते हैं, दश हैं आनंद जिसके। इसमें किसी की कोई विशेषता नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी, क्योंकि दशानन किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि रावण, चंद्रशेखर यानी कि शंकर जी, चक्रपाणी यानी कि विष्णु जी। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जैसे दशानन, यहाँ पर क्या है, ये संख्या है 10, है ना, तो इसको संख्या समझ के द्विगु समास में नहीं रखेंगे, संख्या समझ के द्विगु समास में नहीं रखेंगे। सबसे पहले दशानन से हमारा ध्यान जाना चाहिए रावण की तरफ। रावण की तरफ ध्यान गया यानी कि दशानन, इन सबको छोड़ दो। किसकी तरफ ध्यान गया, रावण की तरफ, यानी कि तीसरे की तरफ ध्यान गया। तो बहुव्रीहि समास, हमें बहुव्रीहि समास ही पहले रखना है, ठीक है ना। चाहे कोई शब्द किसी की विशेषता बताए, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि अगर वो तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होना चाहिए। तो देखिए, अव्ययी भाव में ये शब्द होते हैं, इनसे शुरुआत होती है। तत्पुरुष में परसर्ग का लोप होता है, कर्मधारय में गुणवाचक विशेषण होता है, द्विगु में निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, द्वंद्व में दोनों का अस्तित्व होता है, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। उम्मीद करती हूँ हमारी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।